नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक खास टर्म के बारे में। जी हाँ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मैजिक मल्टीप्लायर्स के बारे में। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से जुड़ा ये खास कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, एक बेसिक टर्म आप कह सकते हैं, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम जिक्र करेंगे कि ये टर्म किसने दी, इस टर्म की आज के समय में क्या रेलेवेंस है और आपके लिए इसको जानना क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मैजिक मल्टीप्लायर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मैजिक मल्टीप्लायर्स। मैजिक मल्टीप्लायर्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना जरूरी है विल्बर श्रैम जी के बारे में। विल्बर श्रैम वो कम्युनिकेशन स्कॉलर हैं, कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने मैजिक मल्टीप्लायर्स का जो टर्म है, जो फ्रेज है, इन्होंने दिया। इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बात की। तो इसको समझने से पहले हम विल्बर श्रैम जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विल्बर श्रैम कौन है। विल्बर श्रैम वॉज एन अमेरिकन स्कॉलर एंड renowned communication theorist. He played key role in establishing communication as a field of study in the United States and the establishing of departments of communication studies across US. He is also considered the founder of the field of communication studies. तो जो मैजिक मल्टीप्लायर्स की जो टर्म है वो विल्बर श्रैम जी ने दी, और अमेरिकन स्कॉलर रहे, रिनाउंड कम्युनिकेशन थियरिस्ट रहे हैं, कम्युनिकेशन थियरीज पे बहुत काम इन्होंने किया। और जैसा कि इसमें बताया गया है स्लाइड में कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो कम्युनिकेशन स्टडीज को एस्टेब्लिश किया गया, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस कोर्स को शुरू करना, डिपार्टमेंट्स बनाना, तो वो इसमें बहुत अहम रोल इनका रहा है। दुनिया में एक तरह से मास कम्युनिकेशन की जो स्टडीज हैं या कम्युनिकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे स्थापित करना अलग अलग विश्वविद्यालयों में अमेरिका में, तो इनका बहुत ही रोल ज्यादा उसमें रहा है। तो विल्बर श्रैम जी को इसको श्रेय जाता है। अगर हम बात करें मैजिक मल्टीप्लायर्स की, तो इससे पहले हमें मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट जो बुक है, जो विल्बर श्रैम जी ने लिखी, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। विल्बर श्रैम जी ने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी। उन्हीं में से एक उनकी खास पुस्तक है मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस बुक में उन्होंने खास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं, उनके बारे में बात की। और इन्होंने बताया कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें मास मीडिया जो है, चाहे वो समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, जितने भी जनसंचार के माध्यम है, वो जो है इन देशों के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये उस विकास को आपको जितनी उम्मीद भी नहीं होगी उससे भी ज्यादा गति से विकास कर सकते हैं। और डेवलपमेंट के लिए इस कम्युनिकेशन के जो मीडियम है, जनसंचार के माध्यम है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। विल्बर श्रैम पब्लिश्ड many books. Mass Media and National Development was published in 1964. This book examines the importance of effective and free-flowing information systems, considering especially the ways in which mass media can stimulate social and economic development in emerging nations. इन्होंने बताया कि जो स्टिमुलेशन है, यानी उस किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को पर्सुएड करना, लोगों को कन्विंस करना, एक सकारात्मक बदलाव के लिए, एक पॉजिटिव चेंज के लिए सोसाइटी में, जिसको हम विकास कहते हैं, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें जनसंचार के जितने माध्यम हैं वो बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इन्होंने कहा था कि उस वक्त जब इन्होंने कहा 1964 में, उस वक्त तो अगर हिंदुस्तान की बात करें तो न्यूज़पेपर था, रेडियो था, मैगजीन्स और टेलीविजन जो उस वक्त आया ही था, तो ये जनसंचार के माध्यम थे। क्योंकि प्रयोग के तौर पे 1959 में शुरू किया गया था दूरदर्शन। आज इंटरनेट भी हमारे सामने है, तो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी बात की थी कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बढ़ेगी और जनसंचार के जो माध्यम है वो और ज़्यादा पावरफुल होंगे। वो डेवलपमेंट के लिए एक तरह से वो बड़ा अच्छा टूल साबित होंगे। और आज हम देख भी रहे हैं कि हमारे विकासशील देशों में जो है, जो टेक्नोलॉजी जो आई है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, मीडिया का जितना विस्तार हुआ है, तो आज आपके सिंगल क्लिक पे बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिनके जरिए आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, जिनके जरिए अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड भी कहीं ना कहीं से कम हुआ है। तो मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट उनकी जो बुक थी, इसमें उन्होंने पहली बार मैजिक मल्टीप्लायर्स जो टर्म है उसका इस्तेमाल किया और बताया कि मीडिया का, जनसंचार के माध्यमों का कितना योगदान है विकास में या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए।
मैजिक मल्टीप्लायर्स की अब हम बात करते हैं। पहले हमने विल्बर श्रैम जी के बारे में जाना, फिर उनकी पुस्तक के बारे में जाना जो 1964 में लिखी गई और जिसमें उन्होंने पहली बार मैजिक मल्टीप्लायर्स का जिक्र किया। तो विल्बर श्रैम यूज्ड दिस टर्म इन हिज बुक मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट। उन्होंने मास मीडिया नेशनल डेवलपमेंट जो उनकी पुस्तक है उसमें इस टर्म का इस्तेमाल किया। ही यूज्ड द फ्रेज मैजिक मल्टीप्लायर्स टू डिस्क्राइब द पावर ऑफ मास मीडिया। जैसा कि हमने बताया कि मास मीडिया जो है, जनसंचार के अलग अलग माध्यम है, उनमें कितनी ताकत है, वो उनमें कितना पोटेंशियल है विकास की एक तरह से लकीर या एक तरह से उसका बेस तैयार करने का कितना उसमें पोटेंशियल है, इस पर उन्होंने बात की और उनको मैजिक मल्टीप्लायर बताया। यानी उन्होंने कहा कि जो मीडिया के जो अलग अलग एक तरह जनसंचार के जो माध्यम है उनमें जादुई शक्ति है। एक जादू जो होता है ना, कि कोई भी अगर आपको बात लोगों को बतानी है, कोई अच्छी बात है जिससे उनका डेवलपमेंट होगा, जिससे उनकी इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ेगा, तो आप अगर मास मीडिया के जरिए वो बात बताते हैं तो दुनिया में तुरंत वो चीज़ें फैल जाती हैं और लोग उसमें से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मास मीडिया में जादुई शक्ति है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैजिक मल्टीप्लायर, यानी तुरंत वो सूचना जो है मल्टीप्लाई होते 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 लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है और ये एक डेवलपमेंट का, एक चेंज के लिए एक तरह से बेस बनाती है। दिस टर्म फोकसेस ऑन द media's ability to quickly and widely spread information, ideas and cultural values to large audiences। जैसे कि हमने बताया ऊपर कि एक लार्ज नंबर ऑफ जो ऑडियंस है, एक जो हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, जो अलग अलग दूर दूर क्षेत्रों में रह रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई एक तरह से एक देश की बाउंड्री नहीं है, बल्कि जनसंचार के माध्यम जो है वो एक सीमा से पार दूसरे जगह एक वैश्विक एक तरह से इनका प्रभाव होता है और पूरी दुनिया में तुरंत वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। ये जादू है मास मीडिया के जो अलग अलग एक तरह से माध्यम है, जनसंचार के माध्यम है, यही टर्म उस बारे में बात करती है। He believed that mass media, like television and radio, could significantly influence society by rapidly transmitting information and shaping public opinion। और जैसी जैसी सूचनाएं जल्दी से प्रचार प्रसार होता है उससे लोगों का पब्लिक ओपिनियन बनता है, उनका इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ता है, उनका एक दूसरे कल्चर को समझने का उनको मौका मिलता है, दूसरे जगहों से वो अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, एक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है, कल्चरल एक्सचेंज है, वो सारी चीज़ें इन माध्यमों के जरिए हो सकती हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया इज नॉट लिमिटेड टू एनी बाउंड्रीज बट इट्स इम्पैक्ट इज ग्लोबल। जैसा हमने बताया इसका जो प्रभाव हो वो वैश्विक है, ये कोई बाउंड्रीज में बंधा हुआ नहीं है, सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। देन हम बात करते हैं जो मैजिक मल्टीप्लायर्स की हमने बात की कि कैसे ये एक तरह से डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा एक जरिया है जनसंचार के माध्यम और कैसे आप इनके जरिए चेंज ला सकते हैं। तो हमने इन स्लाइड्स के जरिए 2-3 केस स्टडी ली है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा कि किस तरीके से जनसंचार के जो अलग अलग माध्यम है, चाहे उसमें समाचार पत्र है, रेडियो है या टेलीविजन है, उन्होंने बदलाव लेके आए हैं वो सोसाइटी में अपने एफर्ट्स के जरिए। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए। तो पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। हिंदुस्तान टाइम्स जो एक न्यूज़पेपर है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आवर विलेज छतेरा एक प्रोजेक्ट जो है हिंदुस्तान टाइम्स ने शुरू किया 1969 में, फरवरी 1969 में इन्होंने शुरू किया। हरियाणा का जो लगता डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली के साथ सोनीपत, वहां पे इन्होंने शुरू किया। दिस वाज द वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय श्री बीजी वर्गीज, एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। यानी 1969 में तत्कालीन उस वक्त जो है श्री बीजी वर्गीज जी जो एक बहुत ही एमिनेंट जर्नलिस्ट रहे हैं, बीजी वर्गीज जी मैकब्राइड कमीशन में इकलौते हिंदुस्तान की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन्होंने जो है, इन्हें लगा कि समाचार पत्र जो है वो एक तरह से डेवलपमेंट करने के लिए, गांव के विकास के लिए एक अच्छा जरिया हो सकता है, एक अच्छा मंच हो सकता है। जिन्होंने आवर विलेज छतेरा, छतेरा गांव का जो है कॉलम शुरू किया। इन्होंने एक तरह से फोर्टनाइटली कॉलम शुरू किया और उस गांव के बारे में इन्होंने चीज़ें पब्लिश की, वहाँ की समस्याएं किस तरह की हैं उसको मंच दिया और देखते ही देखते जो है वहाँ पे बहुत सी सुविधाएं शुरू हुई। न्यू ब्रिज, बस सर्विस, ब्रांच ऑफ नेशनल बैंक, किसानों को अलग अलग चीज़ों के लिए लोन मिलने लगा जिसके लिए वो चाहे फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं या पशु हैं, जो भी चीज़ें जिस तरह की ज़रूरतें किसानों की थी, इसीलिए उनको लोन मिलने लगा। इन 1972 दिस एक्सपेरिमेंट वाज एक्सटेंडेड टू छतेराज टू नेबरिंग विलेजेस माजरा एंड बरोता। यानी हिंदुस्तान टाइम्स ने आवर विलेज छतेरा का जो एक तरह से कॉलम शुरू किया फोर्टनाइटली, उसको सक्सेस मिली तो साथ लगते गांव में भी शुरू किया। और ये जो एग्जांपल ये दिखाता है कि मास मीडिया का जो एक तरह से ये समाचार पत्र एक माध्यम है, इसके जरिए उस गांव की तस्वीर बदली, बाकी के गांव में भी तस्वीर बदलने के लिए प्रयास किए गए। तो ये जनसंचार माध्यम की ताकत है, बिकॉज इसके जरिए इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी से शेयर होती है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आप इस कोट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं रेडियो की। हरित क्रांति जो आई, साइंटिस्ट जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बारलॉग, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, वो इनको जनक माना जाता है। इन्होंने बहुत से एफर्ट्स जो है किए
दुनिया की हम बात करें, and radio played vital role in the success of green revolution in India in 1960s। 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आई तो हिंदुस्तान में इसको सफल बनाने के लिए रेडियो ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया। रीजन ये था कि उस वक्त लिटरेसी रेट था नहीं, तो अखबार लोग पढ़ नहीं पाते थे ज्यादा, खासकर अखबार जो नेशनल कैपिटल या स्टेट कैपिटल से प्रकाशित होते थे। जैसे आज आप देख रहे हैं गांव तक अखबार पहुंच रहे हैं, उस वक्त गांव तक अखबार ऐसे नहीं पहुंचते थे। तो रेडियो जबकि गांव में था, बिकॉज रेडियो जो है 1920s में हिंदुस्तान में शुरू हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के अलग अलग जो रीजनल स्टेशन हैं वहाँ स्थानीय भाषाओं में प्रोग्राम तैयार किए गए, किसानों की भाषा में प्रोग्राम तैयार किए गए और उनको बताया गया कैसे वो खेत को तैयार करें, कैसे वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, और उनके साथ उन्हीं की भाषा में बातचीत की गई और बड़ा सक्सेसफुल रहा ये कैंपेन। और रेडियो ने एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन को हिंदुस्तान में कामयाब बनाने में एक अहम योगदान दिया। Especially regional stations of AIR conveyed the message to mass audience in their own language and dialect। उसी लहजे में बात की, उसी भाषा में बात की। तो रेडियो जो है वहाँ एक तरह से नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हुआ। देन टेलीविजन प्लेड मेजर रोल इन सोशल चेंज इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो बदलाव आप देख रहे हैं, आज देख रहे हैं आप कितने तरह से दूरदर्शन के कितने चैनल हैं, एजुकेशन के अलग से चैनल हैं, जिनके जरिए दूर दराज रिमोट एरियाज में जो बैठे बच्चे हैं वो वहाँ पे एक तरह से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के इग्नू ने भी बहुत से शुरू किए चैनल, वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बहुत से समाचार, कितने समाचार चैनल हैं, लगभग 400 के समाचार चैनल हैं, वहाँ पे समाचार आपको मिलते हैं। कितना मनोरंजन वहाँ होता है, अलग अलग संस्कृति के कार्यक्रम वहाँ प्रसारित किए जाते हैं। और टेलीविज़न जब 1959 में शुरू किया गया हिंदुस्तान में प्रयोग के तौर पे, तो उस वक्त पता लग गया था कि इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। इसलिए दो प्रोजेक्ट जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट माने जाते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के, साइट और खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, जो 1975 में साइट और खेड़ा कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट जो लगभग 15 साल तक चला, इन दोनों प्रोजेक्ट को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और इसके बाद ये तत्कालीन जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको समझ में आ गया था कि टेलीविजन के अंदर जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हमें इस मीडियम का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए नेशन की डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद जो है टेलीविज़न लगातार तरक्की करता गया, खासकर 1980s में लाइव टेलीविज़न शुरू हुआ, उसके बाद इसका राष्ट्रीय प्रसारण शुरू हुआ, कलर टेलीविज़न शुरू हुआ। तो इन प्रोजेक्ट्स के बाद जो है टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया एक तरह से डेवलपमेंट के लिए, सोशल चेंज के लिए। तो टेलीविज़न ने बहुत अहम रोल निभाया। और मैजिक मल्टीप्लायर्स की जो बात विल्बर श्रेम जी ने 1964 में की थी, वो आने वाले दशकों में पता लगी कि मास मीडिया के जो माध्यम है, जनसंचार के जो माध्यम है, और आज आप देख रहे हैं कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट आज ग्लोबल विलेज बन चुका है इंटरनेट की वजह से। और अब एक क्लिक के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के कई तरह की कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो नॉलेज जो है उसको पाना या उस तक पहुंच जो हो काफी आसान हो गई है, बिकॉज ऑफ जो अलग अलग मास मीडिया के जितने जनसंचार के माध्यम है जो तुरंत सूचनाओं को एक से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की मैजिक मल्टीप्लायर्स की। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का ये एक बहुत अच्छा एक तरह से आप टर्म कह सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। इसके बारे में अक्सर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा है, CUET PG मास कम्युनिकेशन की परीक्षा है, या PhD का एंट्रेंस है, या कोई इंटरव्यू आप दे रहे हैं, तो वहाँ अक्सर मैजिक मल्टीप्लायर्स के बारे में या मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट के बारे में जो बुक लिखी विल्बर श्रेम जी ने, और विल्बर श्रेम जी के बारे में भी बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।